नमस्कार दोस्तों एक बड़ा खतरा है इस समय दुनिया के ऊपर, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर अब यहाँ से काफ़ी बड़ा विस्तार ले सकता है। क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है कि रशिया ने जो ड्रोन्स हैं वो पोलैंड की टेरिटरी में भेज दिए, जिसकी वजह से पोलैंड को F-16 जो फाइटर जेट्स है उसको स्क्रैम्बल करना पड़ा। आप देख सकते हो खबर, नेटो स्क्रैम्बल्स जेट्स टू शूट डाउन रशियन ड्रोन्स इन पोलैंड रेजिंग फियर्स ऑफ वॉर स्पिलओवर। तो ये एग्जैक्टली पूरा मामला है क्या, यहाँ पर रशिया का क्या कहना है, जो नेटो है उन्होंने क्या किया है, आर्टिकल 4 क्या होता है, क्योंकि अक्सर आप आर्टिकल 5 के बारे में सुनते होंगे, लेकिन ये आर्टिकल 4 क्या होता है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल तक आपके पास समय है। 12 तारीख को रात 11 बजे के बाद जितने भी कोर्सेज पर प्राइसेज हैं स्टडी IQ के, वो बढ़ जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है कोर्सेज से रिलेटेड, चाहे यूपीएससी हो, ऑप्शनल हो, जुडिशरी, तो ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि अभी जो प्रेजेंट प्राइस है उस पर आप हमारे किसी भी कोर्स को ले सको। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए क्या हुआ है ना कि 9 और 10 ऑफ सितंबर को रशिया ने काफ़ी बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर हमला किया। आपने कुछ खबरें भी सुनी होंगी कि अभी तक का वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक जो ड्रोन से किया गया है रशिया के द्वारा, वो अभी 9 और 10 ऑफ सितंबर को देखने को मिला, जिसमें बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो यूक्रेन के अंदर दागे गए थे। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि कई सारे जो ड्रोन्स हैं वो पोलैंड की टेरिटरी में भी चलेगा। और टेरिटरी कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट बॉर्डर के आसपास, आप समझिए पोलैंड के काफ़ी अंदर। मैं आपको मैप में एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से अलग अलग जो डेब्रीज हैं, जो ड्रोन है रशिया के, वो देखने को मिले हैं। तो जाहिर सी बात है, पोलैंड आपको पता होना चाहिए ये एक नेटो कंट्री है। अभी क्या है ना, यूक्रेन तो काफ़ी कोशिश कर ही रहा था कि हमें नेटो का मेंबर बना दो ताकि रशिया हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डर ये था नेटो के कंट्रीज़ को कि कल के डेट में अगर रशिया यहाँ पर अटैक कर देता है तो नेटो का किस तरह का रिस्पॉन्स होगा। तो क्या है कि रशिया के जितने ड्रोन्स यहाँ पर गए, और कोई छोटी मात्रा में नहीं गए, लगभग 19 के आसपास बताया जा रहा है जो ड्रोन्स हैं वो पोलैंड की टेरिटरी में गए। और इसी को देखते हुए आर्टिकल 4 जो है नेटो ट्रीटी के अंदर, वो आपका इन्वोक कर दिया गया। और ये जो पूरा इंसिडेंट है, ये आप समझिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से मतलब क्लोजेस्ट है जहां पर यूरोप और रशिया आमने सामने आए हैं। तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन बता देता हूं। जैसा मैंने आपको बोला, 9 और 10 सितंबर की नाइट को जो है रशिया ने लार्ज स्केल जो ड्रोन और मिसाइल अटैक है वो यूक्रेन पर किया था, जिसमें से 19 ड्रोन्स पोलैंड के एयर स्पेस में चले गए, पोलैंड के अंदर चले गए। और ये जो इंकर्जन था ये लगभग 7 घंटे चला था। मतलब पूरे पोलैंड में पैनिक सिचुएशन हो गया था करीब 7 घंटे तक कि ये हुआ क्या, अचानक से रशिया के ड्रोन्स पोलैंड के अंदर यहाँ पर कैसे आ गए। और इसी को देखते हुए इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू भी दिखाता हूँ। ये अगर आप देखोगे, ये पोलैंड की टेरिटरी है, यहाँ पर ऊपर है आपका बेलारूस। अब बेलारूस आपको पता होगा कि ये पूरी तरह से रशिया का साथ देता है, तो ये सबको पता है। लेकिन बेलारूस का ये कहना है कि हम रशिया को अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। खैर वो एक अलग मामला है। यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो, यह है यूक्रेन, और जो पोलैंड की कैपिटल है ये आप वॉर्सो देख रहे होगे। तो ये जितने भी मार्क आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये वो जगह है जहाँ पर जो ड्रोन के डेब्रीज हैं वो पाए गए। मतलब ये जो ड्रोन्स थे रशिया के, वो टेरिटरी के काफ़ी अंदर तक आ गए थे, आप जैसा कि देख पा रहे होगे मैप में। और इसी को देखते हुए पोलैंड के पास जो F-16 है, नेटो कंट्रीज आप सब जानते हैं, जो आपका सप्लाई किया गया यूएस की तरफ से F-16 जो स्क्रैम्बल जेट्स हैं उसको स्क्रैम्बल किया गया इंटरसेप्ट करने के लिए, ताकि जो ड्रोन्स वगैरह थे उसको मार गिराया जाए। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो डच का F-35 था वो भी आया। मतलब जो डच के जो F-35 फाइटर जेट्स थे वो तुरंत पोलैंड के अंदर आ गए ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सकें। इटली का जो अवाक्स है, मतलब अवाक्स मतलब ये आप समझिए रडार सिस्टम पूरा, वो एक्टिवेट हो गया। नेटो के जो टैंकर्स हैं वो एक्टिवेट हो गए तुरंत। और इसके साथ साथ कई सारे जो ड्रोन्स हैं वो पॉलिश टेरिटरी में शॉट डाउन कर दिए गए। और जो पूरा मलबा गिरा ना पूरे ड्रोन्स का, इसकी वजह से कई सारे गांव में, ये जो आप अलग अलग जगह देख रहे हो ना, ये बेसिकली पोलैंड के अलग अलग गांव हैं जहां पर ये आपका मलबा गिरा था। उसमें से एक विलेज में, घर पर ये गिरा, जिसकी वजह से वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। ऑल्दो पोलैंड के अंदर किसी की मृत्यु नहीं हुई है ये बताया जा रहा है। लेकिन इसका अगर आप मिलिट्री डिटेल्स देखोगे तो क्या है कि जो ड्रोन्स की हम बात करें जो रशिया ने दागे थे वो ईरानियन ओरिजिन के थे, क्योंकि ईरान इस समय बड़ी मात्रा में जो ड्रोन्स की सप्लाई है वो कर रहा है। और साथ ही साथ रशिया के अंदर भी ये जो ड्रोन्स हैं उसको बनाए जा रहे हैं। टैक्टिक्स यहाँ पर देखिए रशिया की यही रही है कि इतने सारे ड्रोन्स एक साथ भेज दो कि उनका जो पूरा डिफेंस सिस्टम है
वो आपका गड़बड़ा जाए, मतलब डिटेक्ट ना कर पाए। अब मान लीजिए जो डिफेंस सिस्टम है, सुरक्षा कवच है, उसकी भी एक कैपेसिटी है ना, अगर आप अचानक से 1000 ड्रोन भेज दोगे तो वो भी उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यही एक प्रकार से रहा है। और रशिया क्या कर रहा है, हर महीने हजारों की संख्या में इस तरह के जो ड्रोन्स हैं उसको प्रोड्यूस करता है, और किसी न किसी एक रात में यूक्रेन में इतने सारे ड्रोन्स एक साथ भेज देता है। और इनफैक्ट अगर हम लॉन्च ओरिजिन की बात करें, देखो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रहा है। क्या है कि यहाँ पर रशिया का ये कहना है कि हमने जितने भी ड्रोन हैं वो यूक्रेन के थ्रू भेजे हैं, लेकिन यहाँ पर डिबेट ये चल रहा है, पोलैंड का ये कहना है कि बहुत सारे ड्रोन्स बेलारूस के टेरिटरी के थ्रू भी आए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बेलारूस का ये कहना है कि हम अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं, ऑल्दो ये बात पूरी दुनिया को पता है कि बेलारूस जो है वो रशिया का इस समय साथ दे रहा है। तो ये एक और यहाँ पर खतरा हो सकता है कि पूरे वॉर में बेलारूस भी जो है वो इसमें आ सकता है, क्योंकि अगर वो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दे रहा है और जिस तरह से ड्रोन्स आपका बेलारूस का इस्तेमाल करते हुए पोलैंड के अंदर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बेलारूस को भी खतरा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे ये पूरा इंसिडेंट हुआ, इसके बाद नेटो का क्या कदम था। देखो पोलैंड तो काफी घबरा गया होगा। पोलैंड ने फॉर्मल तरीके से नेटो ट्रीटी के अंदर जो आर्टिकल 4 है उसको इन्वोक कर दिया। अब ये आर्टिकल 4 क्या होता है, बेसिकली आर्टिकल 4 में ये है कि जब नेटो का कोई भी सदस्य, जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से कोई भी अगर वो इन्वोक करता है ये आर्टिकल 4, इसका मतलब जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में आपस में कंसल्टेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा कि आगे कोई खतरा तो नहीं है, यहाँ पर किस तरह से उनको आगे जो है फ्यूचर में इस चीज़ को लेकर डील करना है। मतलब अभी आर्टिकल 5 इन्वोक नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 5 तो तब इन्वोक होता है जब कलेक्टिव डिफेंस में मामला आ जाता है। मान लीजिए जानबूझकर अगर रशिया कहता है कि हमने आपके ऊपर हमला कर दिया, पोलैंड पर पूरी तरह से मिसाइल की बौछार कर दे, हमला कर दे, तब उस केस में आर्टिकल 5 इन्वोक होगा। और इसका मतलब यह हुआ कि नेटो के किसी भी मेंबर पर अगर आपने हमला किया, वो पूरे नेटो कंट्रीज पर माना जाएगा, मतलब अमेरिका और ये सभी जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये बात सबको पता है कि यूक्रेन में जो सप्लाई वगैरह हो रहा है वो नेटो इनडायरेक्ट तरीके से कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली अभी तक नेटो इन्वॉल्व नहीं हुआ था। वैसे मैं बता दूं, आर्टिकल 5 एक बार हुआ है एक्टिवेट, वो हुआ था 9/11 के बाद। 9/11 जो हमला हुआ था अमेरिका पर, तो उसके बाद ये कहा गया कि ये पूरे नेटो कंट्रीज पर हमला है। तो नेटो का मेजर्स इस समय क्या है, बेसिकली एयर डिफेंस जो एसेट्स हैं उनको हाई अलर्ट पर इन्होंने कर दिया है। जो जर्मनी के पैट्रियट सिस्टम्स हैं उसको एक्टिवेट कर दिया है। नेटो का जो सर्विलेंस है ईस्टर्न साइड में उसको एक प्रकार से इंक्रीज कर दिया गया है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अलग अलग कंट्रीज क्या रिएक्ट कर रहे हैं। देखो पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं डोनाल्ड टस्क, वो बेसिकली उनका कहना है कि दिस इज द क्लोजेस्ट यूरोप हैज बीन टू ओपन कॉन्फ्लिक्ट सिंस वर्ल्ड वॉर 2। मतलब वो कहीं ना कहीं इस चीज को कंपेयर कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ऐसी स्थिति कभी नहीं आई है कि नेटो कंट्री के ऊपर रशिया ने डायरेक्टली हमला किया हो। और यूरोपियन यूनियन और जो नेटो के लीडर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ, उनका कहना है कि ये इंटेंशनल था, ये एक्सीडेंटल नहीं था। रशिया ये कह रहा है कि देखिए ये कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है। यहाँ पर रशिया बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनाई कर रहा है। उनका कहना है, रशिया का कहना है कि मे बी गलत तरीके से ये जो ड्रोन्स हैं वो आपके टेरिटरी में चले गए होंगे, लेकिन यूरोपियन यूनियन के जितने भी चीफ और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट एक्सीडेंटल, ये इंटेंशनल है। नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने फिर से कहा है कि हमारी पूरी सॉलिडारिटी है पोलैंड के साथ। और यूक्रेन तो देखो चाहता ही है, मतलब जेलेंस्की अगर आप देखोगे तो वो बार बार कह रहे हैं कि आज हमारे ऊपर हमला हुआ है, कल डायरेक्टली नेटो पर हमला हो सकता है, तो आप सब साथ आइए और डायरेक्टली हमारा साथ दीजिए ताकि हम रशिया को हरा सकें। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा है कि इट इज़ डेंजरस प्रेसिडेंट फॉर यूरोप, और उन्होंने कहा है कि हमारा जॉइंट रेस्पॉन्स होना चाहिए। और जहां तक अमेरिका का सवाल है तो देखो अमेरिका में कई सारे लॉ मेकर्स का कहना है इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, मतलब काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 5 इन्वोक कर दिया जाए। अच्छा, क्वेश्चन ये कि इतना मायने क्यों रखता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये पहला डायरेक्ट नेटो रशिया एंगेजमेंट है। नेटो के मेंबर्स जो हैं उन्होंने फायर किया है रशियन ड्रोन्स को फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर बिगेन। और साथ ही साथ खतरा बढ़ जाता है ना कि कल के डेट में अगर आर्टिकल 5 इन्वोक हो गया तो दुनिया के काफ़ी सारे देश वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे रशिया के साथ। एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रेन हो सकता है, क्योंकि अब क्या है कि इनको अपना पूरा ईस्टर्न वाला जो पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है, तो ये लोग अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूती से उसको एवरी टाइम चलाएंगे। और स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग भी हो सकती है। देखो ये भी हो सकता
सकता है कि रशिया कहीं ना कहीं नेटो का जो थ्रेशोल्ड है उसको भी टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हो, मतलब विदाउट इन्वोकिंग आर्टिकल 5 रशिया भी हो सकता है टेस्ट कर रहा होगा कि कितने आगे तक रशिया जा सकता है बेसिकली। तो वो एक टैक्टिस भी हो सकती है यहाँ पर। साथ ही साथ ये जो पूरा इंसिडेंट है, नेटो चाहता है कि इसको यूनिटी की तरह दिखाया जाए कि हम सब एक साथ हैं एंड विदाउट अनकंट्रोलेबली, मतलब वो अपने डिफेंस को भी करना चाहते हैं और रशिया को चेतावनी भी देना चाहते हैं। खैर, अब लास्ट में क्वेश्चन यही आता है कि इसका इंपैक्ट क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। देखो, आर्टिकल 4 के मीटिंग के बाद ज्वाइंट स्ट्रैटेजी, पॉसिबल सैंक्शंस की बात कही जा रही है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की बात कही जा रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी कोई भी चीज़ एकदम फुल फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। और एयर डिफेंस रीइंफोर्समेंट भी हो रहा है, मतलब जो पैट्रियट बैटरीज हैं, फाइटर पेट्रोल्स हैं, एवाक्स हो गया, इन सबको डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि नेटो के मेंबर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। मे भी हो सकता है कुछ शायद रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दे और ज़्यादा यूरोपियन यूनियन और यूएस जो है, और इसके अलावा बेलारूस के ऊपर भी प्रेशर डाला जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बेलारूस के थ्रू ड्रोन्स आए हैं, ऐसा क्लेम किया जा रहा है, तो उस बेलारूस के ऊपर भी अब प्रेशर जा सकता है। और मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से खतरा काफ़ी ज़्यादा है कि जो पूरा रशिया यूक्रेन वॉर इस समय चल रहा था, लिमिटेड था, वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। लेट्स सी आगे क्या होगा, बट आई होप कि ये जो खबर आई थी वो सब कुछ आपको जानने को मिल गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पोलैंड से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, उसके ज्योग्राफी से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि 12 सितंबर कल के बाद से जो प्राइसेस हैं सभी स्टडी आईक्यू के कोर्सेज पर बढ़ने वाले हैं। आपके पास लास्ट मौका है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, लिंक कमेंट सेक्शन में। कोई भी अभी भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया है यहाँ पर, कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से सारे कोर्सेज के ऊपर गाइड कर देगी। दोस्तों, आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपकी यूपीएससी जर्नी को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। लास्ट फ्यू डेज वार्निंग, 12 सितंबर 11 PM के बाद सारे यूपीएससी P2I कोर्सेज के प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगे। प्राइस लॉक एडवांटेज सिर्फ अर्ली ज्वाइनर्स के लिए है। अभी ज्वाइन करोगे, करंट लो प्राइसेस लॉक्ड फॉरएवर, लेकिन 12 के बाद ज्वाइन करोगे, हायर प्राइसेस पे करना पड़ेगा। P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच अभी भी अवेलेबल है करंट रेट्स पर। सेम प्रीमियम कंटेंट, सेम टॉप एजुकेटर्स, बट प्राइसेस 12th के बाद परमानेंटली बढ़ जाएंगे। तो आपको करना यह है, स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च करिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच और यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE और 12 सितंबर तक सिक्योर कर लो करंट प्राइसिंग। अभी भी कोई डाउट हो तो मैं आपको नंबर देता हूं, कॉल करिए, यहाँ पर मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। नंबर है 092400239293। यह सिर्फ प्राइस रिवीजन नहीं, यह है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 4 दिन बाद सेम कोर्स, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।